बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास यूनिट नंबर 10 लेक्चर नंबर 7 में आज हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक। पेज नंबर 12 पर जैसा कि आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक हमारे पास एक ऑपरेटर्स है, एक डिवाइस है जिससे हम वाटर की वेव्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो रिपल टैंक की डेफिनेशन है। अगर रिपल टैंक के बारे में पूछा जाए कि डिफाइन रिपल टैंक, तो ये हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चन को पढ़ें, हम इसके ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस कैसे करता है। तो ये हमारे पास एक शैलो ग्लास बॉटम वाटर टैंक है जिसके ऊपर सरफेस के ऊपर बॉटम में एक गिलास लगा हुआ है और उसके जो स्टैंड के ऊपर एक टैंक बनाया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ टैंक को, जिसके बॉटम में गिलास लगाया हुआ ताकि इसकी वेव्स को इसकी स्क्रीन के ऊपर बनने वाली वेव्स को हम नीचे जो इसके स्क्रीन है उसके ऊपर रीड आउट कर सकें। एक वाइब्रेटर है। ये वाइब्रेटर से जो मोटर लगी हुई है, ये एक वुडन स्ट्रिप है जिसके ऊपर मोटर रखी हुई है जो कि वाटर की सरफेस के साथ टच कर रही है। और इसके ऊपर जो है वो एक लैंप रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है, ताकि इसकी जो लैंप की लाइट है वो वाटर के ऊपर बनने वाली जो वेव्स हैं, रिपल्स हैं, उनको नीचे स्क्रीन के ऊपर इजीली इसका शेडो जो है वो दिखा सके हमें। तो जैसे ही इसके वाइब्रेटर को ऑन किया जाता है तो इसके अंदर टैंक के अंदर पानी होता है। ये वाटर जो इसके साथ टच हो रहा होता है वाइब्रेटर के साथ, वो डिस्टर्ब होता है उसके पार्टिकल्स और वो रिपल्स बनाते हैं, वेव्स बनाती हैं। और इसी वेव्स को इस लैंप के ज़रिए जो लाइट होती है वो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइट इसके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो वाटर पर बनने वाली वेव्स होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की शेप में होती हैं, अप एंड डाउन मूव कर रही होती हैं। तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स जो हैं वो लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो नीचे इस तरह का एक वेव फॉर्म बनती है, वेव पैटर्न बनता है जिसमें स्ट्रिप्स होती हैं डार्क और ब्राइट लाइंस की। तो जहाँ पर क्रेस्ट होते हैं ऊपर की तरफ उभार होते हैं वहाँ पर वो लाइट होती है, यानी ब्राइट लाइट होती है, और जहाँ पर ट्रफ्स होते हैं वहाँ पर डार्क लाइट्स होती है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या इन्होंने लिखा हुआ है और देखते हैं कि ये हमें क्या पता चलता है। दिस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग द glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of the table। ये जो ऑपरेटर्स बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर ट्रे है वो ग्लास बॉटम है इसका, और उसको ज़मीन से तकरीबन आधा मीटर ऊपर सरफेस टेबल से रखा गया है। Waves can be produced on the surface of the water present in the tray by means of the vibrator। waves जो इसके ऊपर पैदा की जाती हैं वो वाइब्रेटर के मूव करने से यहाँ पर बनती हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाइट एंड जो ब्लू लाइंस हैं यहाँ पर, ये ब्लू नहीं है बल्कि डार्क इसको कहा जा सकता है कि ये हैं ये डार्क लाइट्स हैं, और ये जो है यहाँ पर ये वाइट लाइट्स हैं। तो ये इससे हमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बनने से पता चलेगा कि यहाँ पर ये लाइट्स जो बन रही हैं इनकी वेव्स को हम स्टडी करेंगे। दिस वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन द wooden plates over the tray such that its lower surface just touches the surface of the water. On setting the vibrator on, this wooden plate starts vibrating to generate the water waves consisting of the straight wave fronts. An electric bulb is hung over the tray to observe the image of water waves on the paper or screen। इसके नीचे जो पेपर रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुई है, उसके ऊपर हम वेव्स जो वाटर की बनने वाली जो वेव्स हैं वो ऊपर से बल्ब की रोशनी में नीचे इसका कुछ शेडो बनेगा, उसका साया बनेगा जिसको हम इजीली स्टडी कर सकेंगे। और उसके ऊपर हम
कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेव्स तो कंटिन्यूसली वाइट एंड डार्क जो स्ट्रिप्स बनाएंगी अगर ये वाइब्रेटर कंटिन्यूसली चलता रहा, तो इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स रखकर, इसमें कुछ रुकावटें रखकर वेव्स के ऊपर उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। The crest and troughs of the waves appears as bright and dark lines respectively on the screen. Now we explain the reflection of water waves with the help of ripple tank. इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, बल्कि उनकी सिर्फ डेफिनेशंस को और उनकी वेव पैटर्न को बताऊंगा, क्योंकि अगर ये बताया तो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जो कि टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। 3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम वाटर की वेव्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। हम रिपल टैंक के अंदर, यहाँ पर जो रिपल टैंक हमारे पास है, इसमें हम एक बैरियर इस तरह करके एक कुछ एंगल बनाता हुआ एक रुकावट जो है वो इस तरह एंगल से रख देंगे इसमें। तो ये पेज नंबर 13 पर आपको एक पैराग्राफ में यहाँ बता रहा है कि प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक, द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। बैरियर से टकराकर वापस जाएंगी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस चले जाना। इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल, अगर वो बैरियर जो है किसी एंगल पर रखा गया हो, यानी वेव्स जिस डायरेक्शन में आ रही हैं उसके एंगल बनाता हुआ हो, to the wavefront, the reflected waves can be seen to obey the law of reflection. That is, the angle of incident waves along the normal will be equal to the angle of reflection. तो यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप जस्ट इसकी डेफिनेशन याद कर लें इस क्वेश्चन में। बाद में आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। ये वाटर वेव नहीं बल्कि दूसरी तमाम वेव्स के बारे में बता रहा है कि when water waves moving in one direction fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। जो कि ये रिफ्लेक्शन का लॉ है कि कभी भी कोई वेव भी किसी एक मीडियम से मूव करती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस पर आकर टकराती है, तो वो टकराने के बाद वापस चली जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो उसके जो लॉ है वो ये है कि उसका जिस एंगल पर आकर टकराएगी उसी एंगल पर वो बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स थी। अगर इस तरह वेव्स आकर टकराएं तो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये इंसिडेंट वेव्स हैं, ये रेड लाइंस में वेव्स आ रही हैं जिनके ये पैटर्न बन रहे हैं वाइट एंड ब्लैक में। और नेक्स्ट ये फिगर में जिसमें बी में दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल आई थी, लेकिन ये बाद में यूँ वर्टिकली ये रेड लाइंस आपको बता रही हैं कि ये मूव हो जाएंगी और ये 90 के एंगल पर टर्न बैक होंगी। इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिफ्रैक्शन। when a wave when a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of traveling change। यहाँ पर बात उसने की है एंटर्स की। जिस वक्त एक रिफ्लेक्शन में ये हुआ था कि एक ऑब्स्टेकल से टकराकर वापस पहले मीडियम में चली गई थी, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर, जब एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो जाती है इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स चेंजेस, इसकी जो डायरेक्शन है वो ट्रैवलिंग की वो चेंज हो जाएगी। जैसा कि अभी आप इसको ऊपर यहाँ फिगर प्रीवियस पेज पर दी हुई है, इसकी वेव पैटर्न को, यही वेव्स आ रही थी, यहाँ पर एक हमने एंगल बनाते हुए ऑब्स्टेकल रखी और वो इस मीडियम से क्रॉस कर गई दूसरे मीडियम में, इस ऑब्स्टेकल से क्रॉस करके वेव्स दूसरे साइड पर चली गई। तो इसकी जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, वो सीधा हॉरिजॉन्टल जाने के बजाय वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ये मूव करता हुआ एरो है बता रहा है आपको कि किस डायरेक्शन में। इसका इंसिडेंट एंगल आई है और इसका रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो आर है। तो ये वेव पैटर्न आपसे यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिफ्रैक्शन में क्या हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वन है वो हमें बता रहा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इसकी है वेव्स की, वो क्या है।
द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस आर कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वेव्स के दरमियान वेव्स जो मूव कर रही हैं इस रिपल टैंक के अंदर हम कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ बैरियर्स रखेंगे जो कि इसकी वेव्स को डिस्टर्ब करेंगे और उसमें वेव पैटर्न की चेंजिंग आएगी। तो अब हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि शार्प एजेस बना देंगे उसमें, यहाँ इस तरह ये ऑब्स्टेकल हमने रखी है जिसमें इस ऑब्स्टेकल के दरमियान एक होल है। जैसे ही वेव्स इसमें से मूव करेंगी, पास होने की कोशिश करेंगी, तो सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाएंगी और वो क्योंकि कॉर्नर जो इससे आके वेव्स टकराएंगी तो टकराने के बाद इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये एक सर्कुलर शेप ले लेंगी। और जब सेकंड ये ऑब्स्टेकल बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, कोई एंगल नहीं बना रहा, तो इससे जो वेव्स बनेंगी वो सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाएंगी। इसी तरह अगर हम इस ऑब्स्टेकल्स के सेंटर में होल करने के बजाय इसको सेंटर में छोटा होल करने के बजाय सेंटर में बड़ा होल कर दें और छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल एजिस पे रख दें, तो यहाँ पर वेव्स जो है वो पूरी की पूरी वेव्स गुजर जाएगी। सिर्फ एजिस के करीब जो है वो थोड़ा सा ये सर्कुलर पाथ बनेगा और इसको हम स्प्रेडिंग कहेंगे। वो बेंड हो गया था, ये बेंड हो रहा है और ऊपर वाले में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपकी डेफिनेशन बता रही है आपको कि द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है कि डिफ्लेक्शन की का पैटर्न कैसा बनेगा। तो ये पैटर्न से हम इन वेव्स को स्टडी करके और इनका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपको सिर्फ मैंने 3 डेफिनेशन बताई हैं और इसका वर्किंग प्रोसीजर बताया है कि ये कैसे वर्क करता है रिपल टैंक। तो ये रिपल टैंक का वर्किंग प्रोसीजर, रिपल टैंक की डेफिनेशन और ये 3 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से और रीड भी करेंगे और जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।